हेलो क्लास। वैसे तो हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा था लास्ट क्लास में। वो तो ड्रग्स के बिहाफ पे या कुछ अलग तरीके से था, बट हाँ, वो न्यूरो ट्रांसमीटर के बेस पे था। इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी एक्शन के बिहाफ पे आज जो हम समझने वाले हैं वो भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही समझेंगे, बट इसमें हम ड्रग्स की जो क्लासेस हैं जैसे कि बेंजोडायज़ेपिन्स और बार्बिटरेट्स। तो बेंजोडायज़ेपिन्स सेडेटिव और हिप्नोटिक्स जो ड्रग्स की सबसे कॉमनली यूज़ और सेफेस्ट क्लास मानी जाती है, इनका प्राइमरी मैकेनिज्म गाबा जो है गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड के इनहिबिटरी एक्शंस को इन्हेंस करना होता है। ठीक है, ये खुद सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डायरेक्टली डिप्रेस नहीं करते, बल्कि जो भी बॉडी के नेचुरल इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे गाबा है, इसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ा देती है। ये सारी चीज़ें मैंने कल आपको बताया था, बट आज वापस से रिपीट कर रहा हूँ। तो फर्स्टली हम बात करेंगे बेंजोडायज़ेपिन्स के मैकेनिज्म की ही। ठीक है, तो मैं आपके लिए एक नॉर्मल व्हाइट बोर्ड पे लेके आ रहा हूँ, उधर ही बताऊँगा सारी चीज़ें। ओके, तो मैंने आपको बताया था, पहले हम समझ लेते हैं नॉर्मल गाबा के फिजियोलॉजी। कुछ चीज़ें मैंने कल आपको बताया था, जैसे कि मान लीजिए कि मान लेते हैं कि ये हमारा आयन चैनल हो गया। ठीक है, और अगेन से ये हो गया हमारा गाबा। ठीक है, ये हमारा मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, जहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हो ये है क्लोराइड आयन चैनल। ठीक है, ये क्लोराइड आयन चैनल है। अब वैसे क्या होता है कि इस चैनल्स पे बहुत सारे मॉड्यूलेटर्स होते हैं। मॉड्यूलेटर्स का मतलब ये होता है कि जैसे एलोस्टेरिक साइट्स। ठीक है, अलग अलग साइट जहाँ पे हमारे ड्रग अलग जगह पे बाइंड करके अपना एक्शन दे पाए। मैंने आपसे बताया था, कोई अल्फ़ा, कोई बीटा, ठीक है, कोई गामा, फिर अल्फ़ा और बीटा, कुछ इस टाइप से। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ पे एक गाबा ए के नाम का रिसेप्टर पाया जाता है। चलो मैं एक रिसेप्टर बना दे रहा हूँ, मैंने कल आपको बताया था। यहाँ पे मान लेते हैं कि इस वाले पोर्शन पे, ठीक है, इस वाले पोर्शन पे एक रिसेप्टर है जिसका नाम क्या है, गाबा ए। ठीक है, हमारी जब भी कोई हमारा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम क्या है, गाबा, जब भी हमारा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर गाबा हमारी इस एक्टिव साइट पहुंचता है, तो इसी गाबा ए रिसेप्टर से वो बाइंड करेगा, और इससे क्या होगा, ये जो क्लोराइड आयन चैनल है जो आप देख रहे हो, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, इसका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, और ये क्या होगा, ये ओपन होना शुरू हो जाता है, और जिससे क्लोराइड आयंस का जो मूवमेंट है ये शुरू हो जाता है, और ये सेल के अंदर आना शुरू होते हैं, जिसको बोलते हैं हम हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है, हाइपर पोलराइजेशन इसको बोलते हैं। तो अब आप यहीं पे समझो क्या हो रहा है। ब्रेन में गाबा सीएनएस का एक मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ये मैंने आपको बताया था। जब इनहिबिटरी न्यूरॉन एक्टिवेट होता है तो गाबा क्या करता है, चलो थोड़ा सा और आपको समझते हैं। जैसे कि ये तो मैंने आपको बना दिया है, ये है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, ये क्या है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, इस पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में ये जो हमारा गाबा है वो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से चल के आता है, जो यहाँ पे आप देख रहे हो आके जो पहुँचा है, ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से चल के आता है। ठीक है, तो जब गाबा साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होता है तो गाबा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के इसी गाबा ए वाली जो साइट है इस रिसेप्टर पे बाइंड करता है। अब ये जो आप गाबा ए देख रहे हो, ये रिसेप्टर एक लाइगेंड गेटेड क्लोराइड आयन चैनल है। आपको यहाँ पे ये जो क्लोराइड आयन चैनल दिख रहा है, ठीक है, ये जो चैनल आपको दिख रहा है ये क्या है, क्लोराइड आयन चैनल। ठीक है, अब ये क्लोराइड आयन जो चैनल है
ठीक है। अब जब भी गाबा रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, जैसे ही गाबा हमारे गाबा ए रिसेप्टर पे बाइंड करेगा इस रिसेप्टर पे, ठीक है, तो क्या होगा, क्लोराइड चैनल्स यहाँ पे ओपन होना शुरू हो जाते हैं। अब ये चैनल्स और खुलना शुरू होंगे। यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये जो क्लोराइड चैनल है ये और ऊपर होना शुरू हो जाएगा। अब इससे क्या होता है, क्लोराइड आयंस न्यूरॉन के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अब इससे क्या होता है, न्यूरॉन हाइपर पोलराइज्ड हो जाता है। मैंने आपको लिखा ना हाइपर पोलराइजेशन हो रहा है। अब एक्शन पोटेंशियल देखो, क्योंकि मैंने बोला ना नेगेटिव हो रहा है सारा मामला, किस में जा रहा है, ये नेगेटिव में जा रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है और न्यूरोनल फायरिंग ये डिक्रीज हो जाती है। ये बॉडी का एक नेचुरल इनहिबिटरी मैकेनिज़्म है। ठीक है। अब यहीं पे हम समझते हैं कि हमारी बेंजोडाइज़ेपिन्स क्या करेंगी। अब आप तो सोच रहे हो कि ठीक तो है, गाबा ये काम कर तो रहा है, गाबा आ तो रहा है, इनहिबिटरी कर तो रहा है, फिर इंसान क्यों एक्साइटेशन से इनहिबिशन के तौर पे क्यों उसका एक्साइटेशन कम नहीं होता है ना। तो ये समझने वाली बात यहाँ पे आ जाती है। तो देखो, एक्साइटेशन इस लेवल का है कि हमारा गाबा गाबा ए से उतना एफिशिएंटली बाइंड करके काम नहीं कर पाता जितना उसे करना चाहिए। तो हम उसे प्रमोट करते हैं। मान लो दो दोस्त हो, ठीक है, एक फ्रेंड को स्पीच देनी है या कोई प्रोग्राम में किसी में पार्टिसिपेट करना है और उसको कॉन्फिडेंस की कमी है। ठीक है, बेशक उसको वो सारी चीज़ें आती हैं बट वो नर्वस है। आप क्या करेंगे अपने दोस्त को, बेशक वो चीज़ें आपको आए ना है बट आप क्या बोलोगे, तुम जाओ मैं देख लूँगा, या फिर मैं तुम्हें यहाँ से मोटिवेट करूँगा, किसी को मत देखना, डर है, कन्फ्यूजन है, हेजिटेशन है, मेरी तरफ देखना, मैं तुम्हें समझाऊंगा या मैं तुम्हें मोटिवेट करूँगा। इस तरीके से क्या करता है, वो जाता है और अपनी चीज़ों को परफॉर्म करता है। सेम तरीके से हमारी ड्रग क्या कहती है, उसका कोई लेना देना नहीं है गाबा से। ठीक है, बट वो गाबा से क्या बोलेगी कि मैं तुम्हें गाबा ए रिसेप्टर से बहुत अच्छी तरीके से बाइंड करवा पाऊंगा जिससे ये चैनल है और तेज़ी से खुलेगा। सिंपल सी बात है, बेंजोडाइजेपिन गाबा ए रिसेप्टर के यहाँ पे एक बेंजोडाइजेपिन साइट है। मान लेते हैं यहाँ पे मैंने क्या साइट बनाई है, ये इसको शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ BZDs। ठीक है, ये जो बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर है ये BZDs रिसेप्टर पे या बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं। ठीक है। अब ये जो साइट है गाबा बाइंडिंग साइट से अलग होती है। देखो, गाबा की बाइंडिंग, गाबा हमारा यहाँ बाइंड होगा, ठीक है, हमारी ड्रग कहाँ बाइंड होगी, इस ब्लैक वाले पोर्शन पे आप देखो। ठीक है, ये जो साइट है ये गाबा बाइंडिंग साइट से अलग होती है। इसीलिए बेंजोडाइजेपिन्स को पॉजिटिव एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स कहा जाता है। ठीक है, पॉजिटिव एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर। एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर अब आप समझोगे मैंने क्या, यहाँ पे आप ये अल्फ़ा देख रहे हो, बीटा देख रहे हो, गामा देख रहे हो, अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा, ये 5 एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स होते हैं। एलोस्टेरिक का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब हमारी ड्रग, ठीक है, किसी अदर साइट पे बाइंड करके भी उसके एक्शन को प्रोड्यूस कराए, ठीक है, तो उसको हम एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं, जिस अलग अदर साइट पे बाइंड कर रही है। तो यहाँ पे क्या है, ठीक है, अब हमारी ड्रग अदर पॉजिटिव एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स पे बाइंड हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से वो गाबा ए के रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है। ठीक है, अब क्या होगा, ठीक है, जब गाबा और बेंजोडाइजेपिन दोनों रिसेप्टर पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो गाबा की एफिनिटी रिसेप्टर के लिए बढ़ जाएगी। अब ये जो आप गाबा वाला न्यूरोट्रांसमीटर देख रहे हो, ये वाला, ये जो आप देख रहे हो, इसकी एफिनिटी इसके रिसेप्टर के लिए बढ़ जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा, और अच्छे से, एफिनिटी का मतलब किसी चीज़ से जुड़ना, ठीक है, तो उसकी एफिनिटी बहुत अच्छे से बढ़ जाएगी, जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब इससे क्या होगा, क्लोराइड चैनल ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ओपन होगा और अच्छे से खुलेगा। ठीक है, क्लोराइड आयन इन्फ्लक्स बढ़ जाता है। इन्फ्लक्स का मतलब अंदर आना, ये क्लोराइड आयन का जो इन्फ्लक्स है ये बढ़ जाएगा। ठीक है, हाइपर पोलराइजेशन और ज़्यादा होती है और न्यूरॉन की एक्साइटेबिलिटी और कम हो जाती है। यही मैकेनिज्म मैंने कल भी आपको बताया था, सेम चीज़ें मैंने आज भी रिपीट कर दी, ये बेंजोडाइजेपिन के लेवल पे है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बेंजोडाइजेपिन सिर्फ और सिर्फ क्लोराइड चैनल ओपनिंग की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपनिंग को। ठीक है,
ये इनका एक हॉलमार्क मैकेनिज्म आप कह सकते हो। ठीक है, तो क्या होगा, न्यूरोनल फायरिंग कम होने लगती है। इसका रिजल्ट हो क्या आएगा कि एंजाइटी कम होगी, है ना, ब्रेन शांत होता है, ये देखो, ठीक है, ब्रेन काम होता है, मसल रिलैक्सेशन होता है, ठीक है, कन्वर्जन सप्रेस होती हैं और स्लीप इंड्यूस होती है। तो बेंजोडाइजेपिन्स की मेजर एक्शन क्या है, एंजियोलाइटिक इफेक्ट, एंजाइटी और फियर को कम करना, सेडेटिव इफेक्ट मतलब पेशेंट को काम और रिलैक्स बनाना, इसके अलावा हिप्नोटिक एक्शन, ठीक है, हायर डोज पर स्लीप इंड्यूस करना, और दौरे भी कंट्रोल करती हैं, मीन्स एंटी कन्वर्जेंट इफेक्ट, एबनॉर्मल न्यूरोनल फायरिंग को सप्रेस करना, इसके अलावा स्केलेटल मसल इफेक्ट, मसल टोन रिड्यूस करना। तो इस तरीके से, और एक इंटेरोग्रेड एमनेसिया मतलब कुछ ड्रग्स टेम्पररी मेमोरी फॉर्मेशन को रिड्यूस करती हैं, जिसके तरीके से हमको प्री एनेस्थेटिक के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स इट। ठीक है, तो क्यों बेंजोडाइजेपिन सेफ है, क्योंकि गाबा की एब्सेंस में काम नहीं करती। एक चीज़ मान लो यहाँ पे, अगर गाबा नहीं हुआ, ठीक है, अगर ये गाबा नहीं हुआ, ठीक है, अगर ये नहीं हुआ तो हमारी ड्रग काम नहीं करेगी। ठीक है, सीएनएस डिप्रेशन की एक लिमिट होती है, सीलिंग इफेक्ट जिसको बोलते हैं, और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कंपैरेटिवली कम होता है, और थेरापेटिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, ओवरडोज का रिस्क बारबिचुरेट से काफ़ी कम होता है। इसी वजह से आज एंजाइटी और इंसोम्निया के ट्रीटमेंट में क्या होता है, एंजाइटी और इंसोम्निया के ट्रीटमेंट में बेंजोडाइजेपिन्स को बारबिचुरेट पर प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है। ठीक है, ओके, अभी हम दूसरा बात करेंगे यहाँ पे बारबिचुरेट्स की। देखो देखो बारबिचुरेट्स सेडेटिव और हिप्नोटिक ड्रग्स की एक पुरानी क्लास है। ठीक है, ये भी गाबा रिसेप्टर पे ही एक्ट करती हैं, लेकिन इनका मैकेनिज्म बेंजोडाइजेपिन से और ज़्यादा पावरफुल होता है। इसी वजह से इनमें रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एक मेजर साइड इफेक्ट है इन दवाओं का, और ओवरडोज का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। अभी मैंने आपको बताया था नॉर्मल गाबा की फिजियोलॉजी। ठीक है, ठीक है, अभी मैंने आपको नॉर्मल गाबा की फिजियोलॉजी बताई कि हमारा गाबा आके गाबा रिसेप्टर से बाइंड करता है, क्लोराइड चैनल ओपन होता है, क्लोराइड न्यूरॉन्स के अंदर एंटर करते हैं और हाइपर पोलराइजेशन शुरू होता है और न्यूरोनल फायरिंग कम हो जाती है। बेसिकली ये एक नॉर्मल इनहिबिटरी मैकेनिज्म है। ठीक है, बट ठीक है, सारी चीज़ें नॉर्मल है, बट अब हमारा, अभी हमने बेंजोडाइजेपिन देखा था, बट अब हमारे ये बारबिचुरेट्स क्या करेंगे, फिनोबार्बिटोल पेंटोबार्बिटन जो हमारी हैं, बारबिचुरेट्स भी गाबा ए रिसेप्टर के एलोस्टेरिक साइट पर ही बाइंड करेगा, यही जो अल्फा बीटा का आप देख रहे हो, लेकिन इनका जो इफेक्ट है वो बेंजोडाइजेपिन से अलग होता है। ठीक है, गाबा के इनहिबिटरी एक्शन को ये इन्हांस करेगा। ठीक है, पहली चीज़, और क्लोराइड आयन चैनल ज़्यादा देर तक ओपन रखे, कहने का मतलब ये चैनल की फ्रीक्वेंसी के साथ साथ चैनल की जो ड्यूरेशन है, ठीक है, ये चैनल की ड्यूरेशन की ओपनिंग ड्यूरेशन को भी बढ़ाता है। ठीक है, तो गाबा के इनहिबिटरी एक्शंस को बनाए रखेगा, और इस तरीके से तो बारबिचुरेट क्लोराइड चैनल ओपनिंग की ड्यूरेशन को इंक्रीज करते हैं, ये इनका हॉलमार्क मैकेनिज्म है। तो आप ये समझ सकते हो कि अगर डिफरेंस कोई पूछे तो आप क्या बताओगे, बेंजोडाइजेपिन क्या करती हैं, वो चैनल की फ्रीक्वेंसी बढ़ाती हैं और ये ड्यूरेशन। ठीक है, तो जब क्लोराइड चैनल लंबी ड्यूरेशन तक ओपन रहेगा तो क्लोराइड आयंस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में न्यूरॉन्स के अंदर एंटर करते हैं, हाइपर पोलराइजेशन और ज़्यादा होता है, न्यूरॉन की फायरिंग बहुत स्ट्रांगली सप्रेस हो जाती है ना देर तक, तो रिजल्टेंट प्रोफाउंड सीएनएस डिप्रेशन। ठीक है, तो अच्छा, अभी मैंने आपको एक चीज़ बताया कि बेंजोडाइजेपिन्स कभी भी गाबा की एब्सेंस में काम नहीं कर पाएंगी, लेकिन बारबिचुरेट्स क्या करती हैं, गाबा मीन्स जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर हो या ना हो, अगर इनकी डोज बढ़ गई
तो ये ज़बरदस्ती गाबा ए रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देंगे, जिससे क्लोराइड आयंस का अंदर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये बेंजोडाइज़ेपिन्स और बार्बिचरेट्स के बीच सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। हाई डोज पर बार्बिचरेट्स गाबा के बिना भी क्लोराइड आयन चैनल्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। इनका मतलब इन्हें गाबा की प्रेजेंस की उतनी डिपेंडेंसी नहीं होती। इसीलिए सीएनएस डिप्रेशन बहुत सीवियर हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, या फिर रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस हो सकता है, इंसान कोमा में जा सकता है, या डेथ का रिस्क बढ़ जाता है। यही वजह है कि बार्बिचरेट्स का थेराप्यूटिक इंडेक्स ये बहुत नैरो होता है। ठीक है, अब और ये क्या करेगा, सेपरेशन ऑफ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। बार्बिचरेट्स सिर्फ गाबा को इन्हेंस नहीं करती, हाई डोज पर ये जो ग्लूटामेट, अब देखो इसके साथ जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, हाई डोज पर ये ग्लूटामेट मीडिएटेड एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स को भी सप्रेस कर देती हैं, स्पेशली एएमपीए रिसेप्टर्स। ठीक है, मीडिएटेड ट्रांसमिशन, आप समझो कि मैंने कहा कि गाबा जब एक्टिवेट होगा तो वो सिर्फ ब्रेक लगाएगा। ठीक है, सिर्फ ब्रेक लगाएगा, तो वो काम सिर्फ बेंजोडाइजेपिन्स करते हैं। लेकिन अगर बार्बिचरेट्स की बात करें तो ये ब्रेक लगाने के साथ साथ एक्सेलरेटर को भी ड्रॉप आउट करते हैं, ताकि स्पीड और जल्दी कम हो, तो रिजल्टेंट एक्साइटेशन और कम होती है, सीएनएस डिप्रेशन और डीपन हो जाता है। ठीक है, तो फार्माकोकाइनेटिक इफेक्ट क्या होंगे कि बार्बिचरेट्स क्या करेंगी, प्रोड्यूस करेंगी सेडेशन, हिप्नोसिस, एंटी कन्वल्जेंट इफेक्ट जो फिनोबार्बिटल है, जनरल एनेस्थीसिया के तौर पर थायोपेंटल सोडियम यूज़ करते हैं, हाई डोज पर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, और ओवरडोज पे कोमा में इंसान जा सकता है। ठीक है, ओके। तो क्यों बार्बिचरेट्स लेस सेफ है, क्योंकि थेरापेटिक इंडेक्स लो है, नैरो है, अभी मैंने बताया। ओवरडोज का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और सीवियर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, डिपेंडेंस बहुत जल्दी डेवलप हो सकती है, विड्रॉवल सिम्टम्स बहुत सीवियर हैं, विड्रॉवल सिम्टम्स मतलब ड्रग को अचानक से छोड़ने के बाद दिक्कतें बढ़ सकती हैं, हेपेटिक एंजाइम इंडक्शन। ठीक है, एंड ड्रग इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से रूटीन इंसोम्निया और एंजाइटी में इनका यूज़ आज बहुत कम हो गया है। ठीक है, तो ओवरऑल आप यहाँ से देख लीजिए दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। और खैर ये इमेज भी आपको काफ़ी कुछ बताएगी। यहाँ पे जो मैं मॉड्यूलेटर्स की बात कर रहा था, ये वही मॉड्यूलेटर्स है। ठीक है, अल्फा बीटा, और यहाँ पे क्लोराइड आयन का इन्फ्लक्स हो रहा है, गाबा रिसेप्टर यहाँ पे मौजूद होगा। ये हमारा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, जहाँ से हमारे गाबा रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। तो अभी हम बात करेंगे इनके फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। तो देखो, फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब आपको पता है कि बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है। इसमें 4 मेजर प्रोसेसेस शामिल हैं: एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो फर्स्टली हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन के बारे में। सेडेटिव और हिप्नोटिक ड्रग्स जनरली ओरल रूट से दी जाती हैं और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रैपिडली और ऑलमोस्ट कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है, तो ओवरऑल मैं आपको बता दे रहा हूँ, मोस्ट बेंजोडाइजेपिन्स ये और बार्बिचरेट्स दोनों ही वेल एब्जॉर्ब्ड हैं, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाती हैं। लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स जल्दी एब्जॉर्ब होती हैं और सीएनएस तक जल्दी पहुंचती हैं। आईवी रूट इमरजेंसी सिचुएशंस में स्टेटस एपिलेप्टिकस, एनेस्थीसिया, इन चीज़ों में यूज़ होता है। और फूड कुछ ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन को स्लाइटली डिले कर सकता है, लेकिन
टोटल एब्जॉर्प्शन पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन के बाद ड्रग ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो ये ड्रग्स हाईली लिपिड सॉल्युबल होती हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर को ईजिली क्रॉस करती हैं, प्लासेंटा को भी क्रॉस कर सकती हैं, ब्रेस्ट मिल्क में उसमें भी इनका एक्सक्रीशन हो सकता है, और हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग्स की ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रिलेटिवली लॉन्गर हो सकती है। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने बता दिया। ठीक है, मेटाबॉलिज्म की बात करें, सेडेटिव हिप्नोटिक्स का मेटाबॉलिज्म मेनली लीवर में होता है। तो बेंजोडायजेपिन्स, हेपेटिक माइक्रोसोमल एंजाइम्स मेनली साइटोक्रोम P450 के थ्रू मेटाबोलाइज होते हैं। कुछ ड्रग्स एक्टिव मेटाबोलाइट्स बनाती हैं, जैसे डायजेपाम एक्टिव मेटाबोलाइट बनती है, लोराजेपाम, ऑक्साजेपाम, टेमाजेपाम, ये डायरेक्ट ग्लूकोरोनेशन से एल्डरली और लिवर डिजीज़ में रिलेटिवली सेफ़र मानी जाती हैं। इसके अलावा जो बारबिचुरेट्स हैं, ठीक है, ये लीवर में एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज्ड होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनका हेपेटिक माइक्रोसोमल एंजाइम्स को इंड्यूस करती हैं। एंजाइम इंडक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। इसी वजह से बहुत सारे ड्रग इंटरेक्शंस होते हैं। और लास्ट में हम एक्सक्रीशन की बात करें तो मेटाबोलाइट्स मेनली किडनी के थ्रू यूरिन में एक्सक्रीट होते हैं। तो वाटर सोल्यूबल मेटाबोलाइट्स यूरिन से निकल जाते हैं। सीवियर किडनी डिजीज़ में एलिमिनेशन डिले हो सकता है, और लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स एल्डरली पेशेंट्स में एक्यूमुलेट हो सकते हैं। हाफ लाइफ वगैरह आप समझ लीजिए इसमें पढ़ के। ठीक है, अभी हम बात करेंगे यूजर्स के बारे में। ठीक है, अभी मैंने बताया यूजर्स बहुत सारे इसके हैं। सबसे पहले एंजाइटी डिसऑर्डर्स में, ठीक है, जो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर्स या पैनिक अटैक्स या एक्यूट एंजाइटी या सिचुएशनल एंजाइटी, इसमें आपकी कॉमन ड्रग्स वो डायजेपाम, लोराजेपाम, अल्प्राजोलाम और क्लोनाजेपाम ये यूज़ हो सकती हैं। इसके अलावा इंसोम्निया, इंसोम्निया मैंने आपको बताया था कि ये स्लीप डिसऑर्डर है। जब इंसान को किसी वजह से नींद नहीं आती है, ट्रामा हो, कोई फैमिली हिस्ट्री हो, ऐसा कुछ भी हो, तो नींद ना आने वाली जो समस्या है इसको बोलते हैं इंसोम्निया। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, अलग अलग टाइप की इंसोम्निया होती है। ये ड्यूरेशन पर डिपेंड करती है। तो स्लीप ऑनसेट इंसोम्निया और स्लीप मेंटेनेंस इंसोम्निया दोनों के ट्रीटमेंट में काम आएगी ये। एंड जो इसमें ज़ोल्पेडम, एज़ोपिक्लोन, ट्रायाज़ोलम और टेमाज़ेपाम इनका यूज़ होता है। प्री ऑपरेटिव मेडिकेशंस में जो आती हैं, ठीक है, ऑपरेशन से पहले पेशेंट एंजियस होता है, तो सेडेटिव हिप्नोटिक्स ड्रग्स दिए जाते हैं। अब एंजाइटी कम हो, पेशेंट रिलैक्स हो, सेडेशन मिले या इंटेरोगेट, तो प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन मैंने आपसे बताया कि ऑपरेशन से पहले पेशेंट जब बहुत नर्वस होता है, एंजियस होता है, तो सेडेटिव हिप्नोटिक्स दिए जाते हैं ताकि उसकी एंजाइटी कम हो, पेशेंट रिलैक्स हो, सेडेशन मिले, इंटेरोगेट, एमनेसिया, बेसिकली सारी चीज़ें मीन्स प्रोसीजर की मेमोरी कम रहे। ठीक है, तो इसमें मिडाज़ोलम, डायज़ेपाम, लोराज़ेपाम ये चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। सीज़र डिसऑर्डर्स में बेंजोडाज़ेपिन एक्यूट सीज़र्स को कंट्रोल करती है। अब इसमें स्टेटस एपिलेप्टिकस, फेब्राइल सीज़र या फिर एक्यूट कन्वर्जन्स वगैरह में भी यूज़ की जा सकती है। मसल रिलैक्सेशन में मसल स्पाज्म और स्पास्टिसिटी में यूज़फुल है, तो ड्रग्स में डायज़ेपाम। तो मसल स्पाज्म या फिर सेरेब्रल पैल्सी, स्पास्टिसिटी, जो बैक पेन होता है मसल स्पाज्म की वजह से, ठीक है, ऐसे में। अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स की बात करें कि अल्कोहल विड्रॉल के दौरान हाथ कांपना, एंजाइटी, एजिटेशन, डिलीरियम ट्रेमेंस और सीजर्स वगैरह, ठीक है, ये आ सकते हैं। तो इनको प्रिवेंट करने के लिए बेंजोडायजेपिन फर्स्ट लाइन ड्रग है। तो डायज़ेपाम, क्लोडायज़ेपोक्साइड, लोराज़ेपाम वगैरह यूज़ कर सकते हैं। एनेस्थीसिया के तौर पर बात करें तो कुछ ड्रग्स
सेडेटिव हिप्नोटिक एनेस्थीसिया में यूज़ होती हैं। इंडक्शन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया या प्रोसीजरल एनेस्थीसिया सेडेशन, इसमें तो ड्रग्स जो हमारी है मिडाजोलम, थायोपेंटल सोडियम, मेथोहेक्सेटन वगैरह यूज़ करेंगे। अभी हम जो नेक्स्ट बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट। सीएनएस पे इसका इफेक्ट जो दिखेगा वो ड्राउजीनेस, एक्सेसिव सेडेशन, डिजीनेस, फटीग, कंफ्यूजन, पुअर कंसंट्रेशन, मेमोरी इम्पेयरमेंट या रिड्यूस अलर्टनेस। तो ड्राइविंग और हैवी मशीनरी ऑपरेट करना अनसेफ हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा सावधानी। दूसरा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, हायर डोज या फिर अल्कोहल, ओपियोइड्स के साथ में इनका रिस्क बढ़ जाता है। तो स्लो ब्रीदिंग होना या शैलो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी फेल्योर, सीवियर ओवरडोज, बारबिचरेट में रिस्क बेंजोडाइज़ेपिन से थोड़ा ज़्यादा होता है। इसके अलावा टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस, रिपीटेड यूज़ में सेम इफेक्ट के लिए हायर डोज की जरूरत पड़ना, इसी को मैंने बोला टॉलरेंस। तो ये स्पेशली हिप्नोटिक इफेक्ट के साथ डेवलप हो सकता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म यूज़ कर रहे हैं तो फिजिकल डिपेंडेंस और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो सकती है या डेवलप हो सकती है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म थेरेपी अवॉइड की जाती है जब तक क्लियरली इंडिकेटेड ना हो। इसके अलावा विड्रॉवल सिम्टम्स की बात करें तो ड्रग को अचानक बंद करने पर विड्रॉवल हो सकता है, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, नींद ना आना, हाथों कांपना, पसीना आना, इरिटेबिलिटी, पैल्पिटेशन एंड फीवर्स। तो सेडेटिव हिप्नोटिक्स को सडनली डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए, ठीक है। डोज ग्रेजुअली हम टेपर करते हैं इसमें। इसके अलावा अटैक्सिया या मोटर इनकोऑर्डिनेशन, पेशेंट में अनस्टेडी गेट, गेट का मतलब होता है उसकी चाल, ठीक है, वो अनस्टेबल हो, बैलेंस ना बना पाए, गिर जाए, बोलने में आवाज़ लड़खड़ाए, उसकी स्लर्ड स्पीच और कोऑर्डिनेशन इसका इम्पेयर हो। स्पेशली एल्डरली पेशेंट्स में ये चीज़ें कॉमन होती हैं। इसके अलावा पैराडॉक्सिकल रिएक्शंस, ठीक है, रेयरली एक्सपेक्टेड इफेक्ट के अपोजिट रिएक्शंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। एजिटेशन, इरिटेबिलिटी, एग्रेशन, एक्साइटमेंट, बेचैनी या भ्रम, हेलुसिनेशन, ये बच्चों और एल्डरली लोगों में रिलेटिवली ज़्यादा देखे जाते हैं, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट मतलब थेरेपेटिक डोज पर जनरली माइल्ड होते हैं। हाई डोजेस या आईवी एडमिनिस्ट्रेशन पर बीपी लो हो जाना, धड़कनें स्लो हो जाना, कार्डियक आउटपुट बहुत रेयर हो जाना, मतलब कम हो जाना, ये रेयर हो सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल इसके प्रिकॉशंस यही हैं कि लोवेस्ट इफेक्टिव डोज यूज़ करें, लॉन्ग टर्म कंटिन्यूस यूज़ अवॉइड करें, अल्कोहल के साथ कंबाइन ना करें, सीएनएस डिप्रेशन बहुत बढ़ सकती है, ठीक है। ओपियोइड्स या दूसरे सीएनएस डिप्रेशन के साथ सावधानी रखें। एल्डरली पेशेंट्स में लो डोज से स्टार्ट करें। लीवर डिजीज़ में डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत हो सकती है। किडनी डिजीज़ में सिलेक्टेड ड्रग्स और डोज एडजस्टमेंट को कंसीडर करें। प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग में सिर्फ क्लियर इंडिकेशन पर यूज़ करें। ड्राइविंग या मशीन्स को ऑपरेट कर रहे हैं तो अवॉइड करें। और ड्रग को अब्रप्टली डिसकंटिन्यू ना करें, ठीक है, ग्रेजुअल टेपरिंग करें, सारी चीज़ें। तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस तो इसमें नहीं है, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कुछ अगर रिएक्शंस आती हैं तो मतलब सीवियर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन वाले केसेस में, स्लीप एपनिया सिंड्रोम के केसेस में मतलब मैस्थेनिया ग्रेविस मतलब स्पेशली बेंजोडाइजेपिन्स मसल वीकनेस बढ़ा सकती हैं। सीवियर हेपेटिक इम्पेयरमेंट हो सकता है, ड्रग एक्युमुलेशन का रिस्क, और एक्यूट अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन या दूसरे सीएनएस डिप्रेशंस का ये ओवरडोज के साथ में। प्रेगनेंसी में स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर और नियर डिलीवरी के आसपास बिल्कुल नहीं, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी ड्रग मिल्क में जा सकती है। और अगर पेशेंट ने पहले कभी दवाओं का गलत इस्तेमाल किया है तो उनसे तो बिल्कुल बचाना चाहिए, क्योंकि आदत फिर से लग सकती है। तो ओवरऑल ये हमारा जो चैप्टर है सेडेटिव और हिप्नोटिक्स का, ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे इसमें, ठीक है, वो रिलेटिवली ऑटोक्वाइट्स और रिलेटेड ड्रग्स आएगा। अभी तो हमने ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ा, अभी हम बात करेंगे ड्रग्स एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है।
तो उसमें हम जानेंगे कि ऑटोकॉइड्स क्या होते हैं, कैसे काम करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड वेलकम। मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट क्लास में।